नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका आपकी सबसे विश्वसनीय क्लासेस प्रिस्टाइन क्लासेस में। प्रिस्टाइन क्लासेस में एनसीईटी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस हैं उसका प्रिपरेशन कराया जाता है। आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि जो प्रिस्टाइन क्लासेस का केमिस्ट्री का सिलेबस कैसा है, पिछले साल का ट्रेंड कैसा आया था। इसमें आप 2024 से 2025 में जब देखे थे उसमें काफ़ी चेंजेज आए थे और 2026 के लिए भी आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हम लोग आज पहले केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद पीवाईक्यू की जो एनालिसिस है उसको कंप्लीट हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो आगे आप YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनरोल करना है तो आप प्रिस्टाइन क्लासेस के ऐप पे जा करके वहाँ आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको इनरोल करते समय कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आए तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके साथ साथ इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको डीपीपी मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि इसमें लाइव क्लासेस चलेगा। ठीक है, अवेलेबल रहेगा रिकॉर्डेड क्लास जब तक एग्जाम आपका नहीं कंप्लीट हो जाता है। आपका क्लास नोट्स मिलेगा, पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, डाउट सेशन भी चलेगा, टेस्ट सीरीज है और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, और हमारे प्रिस्टाइन क्लासेस में एनसीईटी 2026 के लिए ITEP BA BEd का कोर्स है, ITEP BSc BEd का कोर्स है, उसके साथ साथ बीकॉम का कोर्स है। ठीक है, तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो इसका फीस ओनली 3,500 रुपीज़ है, लेकिन स्टार्टिंग 50 बच्चों के लिए डिस्काउंट है जिसका फीस ओनली 2,450 रुपये है। ठीक है, आप यहाँ ये कर सकते हैं। चलो हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का सिलेबस जो है आपका तो क्लास 11 पहले से ही हटा दिया गया था, अब सिर्फ आपको क्लास 12 का केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। इसके पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 28 क्वेश्चन ही आएंगे, 28 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 28 में से सिर्फ 25 क्वेश्चन ही करने होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। तो इस हिसाब से आपको टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा भाई, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम देख लेते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस कैसा है। ठीक है, केमिस्ट्री के सिलेबस में आप लोग जानते ही हैं कि इसमें फिजिकल केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एनसीईआरटी के 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग में आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिलता है और दूसरे भाग में आप जाकर देखते हैं तो उसमें आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलती है। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि क्या क्या आए थे, क्या क्या कैसे हमको करना है। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आए थे। इससे पहले 2023 और 2024 में सॉलिड स्टेट तो था, लेकिन इस समय सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है। तो यहाँ 2025 में पहले शिफ्ट में और दूसरे शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आए हुए थे, हटा दिया गया था। अब बचा आपका सॉल्यूशन से अब में 2 क्वेश्चन 2023 में भी आए थे, 2024 में भी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 2025 में और शिफ्ट 2 में भी 3 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका हर साल ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। सॉल्यूशन का हर साल ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इसमें जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे आसानी से क्वेश्चन आपको मिलते हैं और आप आसानी से कर जाते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2024 में 2 क्वेश्चन और 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में 3 और सेकेंड शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे टोटल। यानी कि ये दोनों सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना, इसको कंप्लीट करने बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स में 2023 में आपके आए थे 1, 2024 में 2 और 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में 3 और 2025 के सेकेंड शिफ्ट में आए थे 2। ठीक है, तो ये ट्रेंड आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री को हटा दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट को यहाँ से हटा दिया गया है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होती है। सॉल्यूशन बहुत ही आसान चैप्टर होता है, ठीक है, इसको पढ़ना बड़ा मज़ेदार होता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों के प्रकार, कैसे कैसे विलयंस होते हैं। फिर एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड, ठीक है, ये देखेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी गैसेज में, लिक्विड में गैसेज की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सॉलिड सॉल्यूशन जो ठोस विलयन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं, राउल्ट्स का जो नियम होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कई चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, जैसे द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर आता है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, हम लोग पढ़ करके आगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर और आगे है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेज यूजिंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम लोगों किसी भी सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर मास के बारे में देखते हैं कि उसका कितना मॉलिक्यूलर मास है। फिर उसके बाद एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। फिर उसके बाद वन टॉप फैक्टर क्यों आता है, उसी के बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर आगे चलते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जान लेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ईएमएफ ऑफ सेल देख लेंगे। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। नर्स्ट इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल सेल, नर्स्ट इक्वेशन आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ना। फिर उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी, चेंज इन ईएमएफ ऑफ द सेल, गिब्स एनर्जी भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद आता है कंडेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जो चालकता होती है वो क्या होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जो चालकता होती है, कंडक्टेंस जो होता है, वो आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना होता है। फिर उसके बाद आता है स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी बढ़ती है कि घटती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अब पढ़ते हैं कोलरॉज लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग तो छोड़ ही नहीं सकते, कोलरॉज लॉ। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे ड्राई सेल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं। ड्राई सेल में दो होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल होता है। फिर उसके बाद लेड एक्यूमुलेटर होता है, फ्यूल सेल पढ़ते हैं। फिर लास्ट में पढ़ लेते हैं कोरोजन। कोरोजन कई टाइप के होते हैं, जैसे जंग लगना, लोहे में जंग लगना कोरोजन का पार्ट होता है, इसको नहीं छोड़ सकते हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही आसान चैप्टर होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप के हम लोग पढ़ते हैं, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी में हम लोग लेंगे। फिर उसके बाद पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेट लॉ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उसको पढ़ेंगे, फिर उसमें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट पढ़ते हैं, इक्वेशन एंड हाफ लाइफ पढ़ते हैं। हाफ लाइफ पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ थियरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन वाला है ही नहीं। यहाँ पे लिखा भी है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं करना है हम लोगों को, सिर्फ हम लोगों को एलिमेंट्री आइडिया लेकर चलना है जो हम लोगों को थियरी में देखा जाता है। फिर एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑरेनियस इक्वेशन, ऑरेनियस इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ साथ एक्टिवेशन एनर्जी भी ऑरेनियस इक्वेशन में ही आता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑरेनियस इक्वेशन हम लोग छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इनऑर्गेनिक के कैसे ट्रेंड रहे हुए हैं पिछले साल, ठीक है। तो ये तो हटा दिया गया है आपका, ये भी हटा दिया गया पी ब्लॉक आपका। सिर्फ इनऑर्गेनिक में आपको सिर्फ दो चैप्टर पढ़ने हैं, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ने हैं एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने हैं, क्योंकि पी ब्लॉक तो हटा ही दिया है। तो डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें दो, इसमें भी दो और इसमें दो,
ठीक है। 2023 में तो क्वेश्चन ही नहीं आया था, 2024 में 2 आया था, 2025 में 2 एंड 2025 के शिफ्ट 2 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे क्वेश्चन लगभग हर साल ही आते हैं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो 2023 में 2 आए थे, 2024 में भी 2 आए थे, 2025 में 3 आए थे, 2026 में 3 आए थे, सॉरी 2026 नहीं, 2025 के सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, 2026 का तो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन इतना क्वेश्चन तो आना ही आना है 2026 में भी। ठीक है, तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में हम लोग देखेंगे, तो पहले जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका कि कैसा होता है, जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन इससे पूछ लेता है कि इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पता है तो आप सीधा क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, अरेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल एंड मेटेलिक कैरेक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसके जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इसके मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो क्या करते हैं, ये बनाते हैं कैटलिस्ट बनाते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैटलिस्ट ये बनाते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं ये यहाँ पर 2 चीज़ें तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर उसके बाद आते हैं आयनिक रेडियस, फिर कलर देखते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी देखते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड देखते हैं। जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, अलॉय फॉर्मेशन करते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4 वो के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में डिटेल में स्टडी किया जाता है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं हर साल। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले इसमें देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कलर के बारे में पढ़ेंगे, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर कैसे शो करते हैं, कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड शेप के बारे में पढ़ेंगे, जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका शेप देखेंगे। फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप भगवान को मना उना के जाइएगा, क्योंकि IUPAC से अगर क्वेश्चन आ गया तो बहुत आसान होते हैं, आपका तुरंत क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे बॉन्डिंग के बारे में देखेंगे, फिर वर्नर थ्योरी के बारे में देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी, ये सब इंपॉर्टेंट है आपका। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इंपॉर्टेंस पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी ये सारे जो चीज़ें हैं आपकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये जो चैप्टर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं तो आपका चैप्टर आता है पार्ट टू में हम लोग पूरा सिर्फ क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन सबसे पहला चैप्टर है। इससे तो हर साल क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे हैं। 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2024 में 1 क्वेश्चन, 2025 में 2, 2025 के सेकेंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे। अल्कोहल फिनॉल ईथर से 2 क्वेश्चन, और 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में 3, सेकेंड शिफ्ट में 4। ठीक है, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल, लगभग 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 2023, 24, 25 के फर्स्ट शिफ्ट में 3 है, 2025 के सेकेंड शिफ्ट में 2 ही है बस। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसको अमीन्स भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अमीन्स आपके चैप्टर में होगा अमीन्स, ये 2023 में 2, 2024 में 1, 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में 3, 2025 के सेकेंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल से भी लगभग सेम क्वेश्चन आते हैं, एक आए थे 2023-24 में, लेकिन 2025 के दोनों शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल आप देखेंगे 2-3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आ ही जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलीमर तो हटा दिया गया था, पहले पॉलीमर था, पॉलीमर हटा दिया। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये भी हटा दिया, स्टैच्यू केमिस्ट्री ये भी हटा दिया। आपका बच्चा नॉमेनक्लेचर इसी का पार्ट होता है, इन्हीं में से आता है नॉमेनक्लेचर, जो पहला, दूसरा एंड तीसरा और चौथे चैप्टर का पार्ट ही होता है नॉमेनक्लेचर। तो इसमें से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। आपका टोटल क्वेश्चन 28 होता है, आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं, देख लेते हैं हेलो अल्केन और हेलो एरिन का पूरा सिलेबस क्या होता है एक्चुअल में।
इसमें देखेंगे नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बन बॉन्डिंग, कार्बन कैसे कैसे बॉन्ड बनाता है, उसका नेचर कैसा होता है, पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्टिकल रोटेशन। इसमें जितने भी हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग देखेंगे कि कार्बन का जो बॉन्ड बना रहा है उसका नेचर कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसका मैकेनिज्म देखेंगे, और मैकेनिज्म के साथ साथ जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हेलोएरिन, हेलोएरिन में भी सेम पढ़ेंगे, नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डीएक्टिव इन्फ्लुएंस हैलोजन फॉर सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यूजेस पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इसका इन्वायरमेंट पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एंड टेट्राक्लोरो के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रियोन्स क्या होता है, डीडीटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जान लेंगे कि टोटल कैसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी सेम वही प्रोसेस होता है। पहले नॉमेनक्लेचर स्टार्टिंग ही करते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर के साथ। फिर उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को बनाया जाता है। फिर उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बाद पढ़ेंगे, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। मैकेनिज्म देखेंगे, डिहाइड्रेशन प्रोसेस का यूजेस देख लेंगे। फिर उसके बाद मिथेनॉल क्या होता है और इथेनॉल क्या होता है, इसके बारे में, उसका यूजेस क्या होता है हमारे समाज में, इसके बारे में देख लेंगे। फिर उसके बाद आता है फिनॉल, फिनॉल का भी हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर से ही करेंगे। फिर उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ठीक है, ये कौन कौन सा रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, यूजेस देख लेंगे फिनॉल का, ठीक है। सेम वही प्रोसेस करेंगे ईथर का, ईथर का देखेंगे तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, लास्ट में पढ़ लेंगे यूजेस क्या होते हैं इसके। हमारे समाज में बहुत सारे यूजेस इन सब के मिलते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी ले लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी सेम है, नॉमेनक्लेचर, नेम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के नेम देख लेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर उसके बाद देखेंगे यूजेस, इनके यूजेस कैसे कैसे हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा अलग चैप्टर होता है, अलग पार्ट होता है, बट सबका सेम होता है। इसका एसिडिक नेचर देखेंगे, बेसिक नेचर देखेंगे, मोड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और यूजेस देख लेंगे लास्ट में। इसके भी जितने भी रिएक्शन देखेंगे उसके मैकेनिज्म देखेंगे, उसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है या न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है उसमें वो कैसे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो बन रहा है वो कैसे अटैक करेगा, उसके बारे में ये डिटेल में आप बता देंगे हम लोग। फिर आगे चलते हैं, अमीन्स के बारे में चलते हैं। इसको नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इसको करते हैं, प्राइमरी नाइट्रोजन प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन क्या होता है, इसके अलग अलग रिएक्शंस होते हैं और कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं उस रिएक्शन में, सब बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर लास्ट में यूजेस देख लेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन की बात करें, साइनाइड जो होता है आइसोसाइनाइड होता है, साइनाइड भी इसी में आता है, आइसोसाइनाइड। फिर उसके बाद मेंशन कर देंगे हम लोग उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसके बारे में। फिर लास्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट के कई सारे रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। इसके साथ साथ हेलो अल्केन, हेलोअरीन और फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी इसका रिएक्शन आपको मिलता है डाइएजोनियम सॉल्ट का, ठीक है। तो डाइएजोनियम सॉल्ट लगभग सब में इफेक्ट करता है, तो उसको भी जानकारी में हम लोग ले लेंगे। फिर उसके बाद आता है लास्ट चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल्स। जो बायोमोलिक्यूल्स है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के बारे में देखेंगे, हार्मोन्स के बारे में देखेंगे, विटामिन के बारे में देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखेंगे, हार्मोन्स के बारे में देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे, प्रोटीन के बारे में देखेंगे, फैटी एसिड के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड में जैसे आप लोग देख लेंगे डीएनए, आरएनए के बारे में क्या होता है, ठीक है, इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, इनका यूजेस क्या होता है हमारी बॉडी में, कैसे इफेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट एनालिसिस, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है। तो सब डिटेल में एनालिसिस यहाँ पर हम लोग कर लिए हैं। इसके साथ साथ फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे
कोर्सेज के फीस है उन्नी कितने हैं आपके 3500 रुपये हैं। इसमें ITEP BA BEd है, ITEP BSc BEd है, ITEP BCom BEd है। ठीक है, इसमें 30% ऑफर चल रहा है, ऑफर चल रहा है प्रिस्टीन क्लासेस के 15 स्टूडेंट के लिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जा करके प्ले स्टोर पर जा करके प्रिस्टीन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी उससे रिलेटेड आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपका कंप्लीट एनालिसिस था केमिस्ट्री का। तो मिलते हैं हम लोग पूरी क्लास के साथ आगे, तब तक के लिए जय हिंद।